Good evening. My name is Pawan Vaishnav and my teammates is Manish Raut and cameraman Aditya Dande and sir is Ashwin sir. Sir, आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए about your business and you. Okay. Hi, my name is Ashwin Chaudhary. I am 29 years old as of now. और लाइक हम लोगों का मीन्स लाइक हमारी कंपनी का नाम है प्रेस्टीजा इवेंट प्लानर्स. हम लोगों ने ये कंपनी 2018 में स्टार्ट किया एंड मी एंड माय पार्टनर वी बोथ आर फाउंडर ऑफ द कंपनी. माय पार्टनर्स नेम इज प्रांजय तळवेकर. हम दोनों ने 2018 में शुरू किए थे हमारे कॉलेज के लास्ट ईयर से. वी बोथ आर इंजीनियर्स एंड वी हैव पास्ड इन इंजीनियर फ्रॉम एनवाईएसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अपने इसकी ब्रांच है, दत्ता मेघे सर का ही वेंचर है. सो फ्रॉम 2018 हम लोगों ने शुरू किया एंड अभी तक के लाइक 2014 तक 24 तक के 6 साल हो गए हैं, तो चल रहा है अभी सब. Okay sir. So what inspired you to start a event management business? इवेंट मैनेजमेंट का ऐसा पहले कोई एम नहीं था. पहले वही एम था जैसे हर एक लोगों का रहता है कि लाइक अच्छे इससे ग्रेड से पास हो जाओ एंड उसके बाद फिर जॉब करो. बट देन इन द टाइम स्पैन ऑफ 4 years वो कॉलेज में हम लोग, मैं और प्रांजय दोनों भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे कॉलेज में, और हम लोग बेसिकली सब इवेंट्स कॉलेज के हम लोग ही देखते थे. जैसे हमारा एनुअल फेस्ट हो गया, उसके बाद फिर जो डिपार्टमेंटल फेस्ट रहते हैं वो सब चीज़ें. तो वहाँ से हम लोगों को एक इंस्पिरेशन आया. वहाँ से फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग शुरू कर सकते हैं करके इसको एज एन हमारा आगे का फ्यूचर. तो बेसिकली वो वैसे ही शुरू हुआ कि इंस्पिरेशन कॉलेज से आया, और आगे जैसे शुरू हुआ वो हम लोग एक चाय की टपरी पे बैठे हुए थे. वहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए, हम लोग इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या नहीं. उसके बाद फिर मैं मुंबई में गया, प्रांजय नागपुर में ही इवेंट मैनेजमेंट के कुछ ये करते रहा, इंटर्नशिप्स करते रहा वो. उसके बाद फिर हम लोग एक वापिस एक कॉमन ग्राउंड पे आए, और वहाँ से फिर हम लोगों ने 2018 जनवरी 24 से हम लोगों ने ये वेंचर स्टार्ट किया हमारा. और सर जब आपने बिजनेस स्टार्ट करेगा आपका विजन क्या था? आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया उस टाइम में वो टाइम पे एक्सेस विजन नहीं था. वो टाइम पे बस ऐसा था कि लाइक हम लोगों को इवेंट मैनेजमेंट का बहुत कम नॉलेज था. जब हम लोगों ने शुरू किया वो हमारा, हम बोल सकते हैं कि लिटरली हम लोगों ने पूरा ग्राउंड जीरो से शुरू किया हुआ है. लाइक पहले हम लोग बलून्स से स्टार्ट किए, उसके बाद फिर वही साल में या फिर उससे आप बोल सकते हो कि 1-1.5 साल के बाद हमको एक वेडिंग इवेंट मिला. तो वो वेडिंग इवेंट जब हम लोगों ने जब फर्स्ट वेडिंग इवेंट हमारा किया, तो एट दैट टाइम हम लोग प्रिटी श्योर हो गए थे कि अभी इसके बाद हम लोगों को प्रॉपरली 100% बस वेडिंग में ही जाना है करके. तो बस वो एक इंस्पिरेशन बोल सकते हो. और उसके बाद फिर जो आपका जो क्वेश्चन है कि हम लोगों को मीन्स क्या हमारा गोल था उसका, तो गोल ये था कि जब हम लोगों ने वेडिंग इवेंट किया था एट दैट टाइम वी सॉ द फेसेस ऑफ द फैमिलीज जिन लोगों को हम डिलीवर कर रहे हैं. वो इतना खुश थे हम लोगों की सर्विसेज से. और प्लस वेडिंग्स किसको नहीं पसंद, वेडिंग सबको ही पसंद है. वहाँ पे उनके साथ मीन्स जाना, खेलना, उस वो पूरा वेडिंग जो भी है वो क्या बोलते हैं उसको, वेडिंग अटेंड करना, ये सब चीजें. तो बेसिकली जब हम लोगों ने उनके फेसेस का पूरा वो प्राउड मोमेंट देखा, प्लस हम लोगों के लिए हम लोगों को जो भी अप्रिसिएशन मिला उनकी तरफ से, वो हम लोगों ने फिर वो टाइम पे सोच लिया कि अभी यहाँ से हम लोग पूरे वेडिंग ही करेंगे. एंड प्लस जितने भी वेडिंग्स है वो हम लोग पूरे सक्सेसफुली करेंगे करके. वो एक हमारा गोल था, और आगे अभी भी यही गोल है कि हम लोगों को जितने भी वेडिंग्स मिल रहे हैं हम लोग पूरा 100% हमारा एफर्ट्स देके ही करें. ओके सर. सो सर आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था आपको कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई होगी फेस करने के लिए पड़ी, क्या आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करोगे? yes, challenges as in being from a middle class family, चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज तो वही होता है कि पेरेंट्स को कैसे बिजनेस में जाना है, हमको बिजनेस ओपन करना है, वो बताना, वो एक बार उनको समझाना कि लाइक हम लोगों को बिजनेस शुरू करना है. बिकॉज बीइंग एन इंजीनियर सब लोग यही चाहते थे कि यार इंजीनियर होने के बाद तुम जॉब करना चाहिए, सब चीजें करना चाहिए. तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था फैमिली को समझाना. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट फैमिली दोनों की भी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी. उतना वो चैलेंज नहीं आया. अपार्ट फ्रॉम दैट चैलेंजेस बाकी के ये थे, बिजनेस सेटल करने के लिए बहुत चैलेंजेस लगे. क्योंकि आप देखिए कि नागपुर एक छोटी सिटी नहीं है, नागपुर इज अ बिग सिटी. वहां पे खुद को एस्टेब्लिश करना, वहां पे खुद को ग्रो करना, एक सबसे बड़ा चैलेंज था. बाकी के लोगों से कम्पीट करना, ये आज भी ये चैलेंज है हमारे पास. एंड लाइक हम लोग को लगता है कि हम लोग थोड़ा सा उसके पास आ गए हैं. तो चैलेंज बस ये था कि हम लोग खुद रिकॉग्नाइज हो जाए. हम लोग खुद रिकॉग्नाइज कैसे होंगे एंड प्लस आगे इसको कैसे बढ़ाएंगे, उतने चैलेंज के अलावा बाकी और कोई चैलेंज एज सच था नहीं.
तो सर जैसे अभी आपका बिजनेस स्टार्ट हुए 6 साल हो गए, तो अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस में? लेटेस्ट ट्रेंड्स अभी आप देख रहे होंगे रील्स में, एक शादी जो है, पहले शादी वाज लाइक 2 दिन में खत्म होने वाली शादी थी, एक दिन शादी एक दिन रिसेप्शन, और हल्दी का जो रहता था वो बस अपने अपने घर पे करते थे। आजकल जो ट्रेंड है, आज का जो ट्रेंड है, एक शादी को मिनिमम 5 दिन शादी चलती है, बिकॉज ऑफ द रील्स एंड ऑल दो थिंग्स, जो भी एक पूरा वाव मूवमेंट सबको दिखता है उसमें। फिर ऐसा होता है कि आज के टाइम पे सब लोगों को, पहले इवेंट मैनेजमेंट किसी को पता नहीं था, आज हर एक जन मींस लाइक एक मिडिल क्लास फैमिली पे एक इवेंट प्लानर हायर करना चाहता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि उन लोगों को मींस एक सबके दिमाग में बैठ गया कि हम लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे तो हम लोग खुद एंजॉय करना चाहिए। आपने देखा अगर आपके घर पे शादी हो रही होगी तो आप सबसे ज्यादा अगर टाइम एक तो वो गेस्ट मैनेजमेंट में रहेगी, उसके बाद नहीं तो फिर घर के काम करते रहेगी, ये सब चीजें। तो व्हाट वी थॉट इज कि ये सब चीजें हम लोगों को हेडेक लेना है ये सब चीजों का, एंड जैसे वो होते गया है तो वो फिर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं वो सब चीजों को, तो यही है। सर जैसे आपकी इवेंट आता है कोई पर्टिकुलर, तो उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं आप? मतलब उसकी प्रोसेस क्या रहती है आपकी प्लानिंग करने की? प्रोसेस इज लाइक कि सबसे पहले हम लोग मीटिंग करके लाइक इवेंट हमारा डन करके आता है, उसके बाद फिर हमारा प्री वर्किंग शुरू हो जाता है। एक शादी का प्री वर्किंग टू बी वेरी ऑनेस्ट 2.5 से 3 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए, जो हमारे नॉलेज में है। एक बार वैसे वो शुरू हो जाता है, फिर वो एक शादी में आप पकड़ लीजिए कि इतने सारे काम रहते हैं, हम लोगों को इसके पहले कभी नहीं पता था कि एक शादी में इतने काम रहते होंगे करके। जब से हम लोग करने लग गए बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो जो काम रहते हैं हम लोग उसको डिपार्टमेंटल वाइज डिवाइड करते हैं। अब बहुत से डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वो डिपार्टमेंट वैसे डिवाइड हो गए, उसके हिसाब से हम लोग काम बांट देते हैं हमारे कलीग्स को। वो फिर क्लाइंट का फॉलोअप लेना, क्लाइंट से चीजें डन करवाना, फिर वो वेंडर बुकिंग करना, वेंडर को टाइम देना, ये सब चीजें वो प्रोसेस में आती है। उसकी प्रोसेस बहुत लंबी है, तो इसका मैं कुछ छोटे मोटे क्रोनोलॉजीज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मीटिंग होती है, उसके बाद फिर ग्रुप बनाया जाता है वो क्लाइंट के साथ, उसमें फिर ऑप्शंस डाले जाते हैं, फिर जो हमारे कलीग है उनको काम डिवाइड किया जाता है कि आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे। जो बंदा है जिसको जो काम मिला है वो क्लाइंट के पीछे लग के उनका फॉलोअप ले लेके वो सब चीजें डन करता है, ताकि जो 2 दिन के लिए उन्होंने वेन्यू 2 या 3 दिन के लिए वेन्यू बुक किया है वो टाइम पे हर एक चीज उनको टाइम के पहले प्रोवाइड हो जाए। ये सब चीजें हमारा मोटिव है। सर जैसे आपने बताया कि शादी के इवेंट ही लेते मैं, तो जैसे शादी कभी समर के बाद ही शुरू होती है, राइट, तो बहुत हेक्टिक रहता है, मतलब एक साथ बहुत शादियां होती है, राइट। तो ऐसे एक साथ 2-3 इवेंट आए तो वो कैसे हैंडल करते हैं मल्टीपल इवेंट्स? वो ऐसा है कि लाइक आप देखिए शादी का सीजन जो है ना, अभी आप मीन्स हम लोग को भी ये सब पहले पता ही नहीं था, नवंबर से लेके तो मार्च तक के बल्क वेडिंग इंडिया में होती है। उसमें सबसे ज्यादा वेडिंग अगर आप पकड़े तो नवंबर और दिसंबर में होते हैं। अभी भी हम लोगों का जो भी बुकिंग हुआ है नवंबर 10 से तो 26 दिसंबर तक हम लोग पूरे फुल बुक्ड है। तो जैसे आपका क्वेश्चन है कि 2-3 इवेंट्स हम लोग कैसे संभालते हैं, तो वी हैव अ टीम ऑफ 10 to 12 पीपल इन आवर ऑफिस। वो हम लोग ये करते हैं कि हर एक इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे को दी जाती है। जैसे एक इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली, एक इवेंट की प्रांजय ने ली, 2-3 इवेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे जो कलीग है उनने ली। तो वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहते हैं वो इवेंट के लिए। और बाकी की जो टीम्स है, जैसे हम लोग तो 10 लोग हो गए कोर टीम, बट एक इवेंट को अगर सक्सेसफुल करना है तो एक शादी में कम से कम 15 से 16 लोग लगते हैं इवेंट मैनेजमेंट के। तो व्हाट वी डू इज कि हम लोग फ्रीलांसर्स हायर करते हैं। फ्रीलांसर्स हायर करने के बाद जो वो 2 दिन का काम है एट द टाइम ऑफ इवेंट, वो 2 से 3 दिन का काम फ्रीलांसर्स देखता है। प्री वर्किंग टू पोस्ट बिलिंग पूरा हमारा जो कोर टीम है वो सब पूरा मैनेज करता है। तो वैसे हम लोग 2 से 3, अभी हम लोग एज ऑफ नाउ नागपुर में हम ये स्टेज पे कि हम लोग एक दिन में 3 इवेंट उठा सकते हैं आज के कंडीशन में। ठीक है सर, और ऐसा कोई इवेंट है जो बहुत ही मेमोरेबल है, आप भूल नहीं सकते आपकी जर्नी में? इवेंट तो सभी मेमोरेबल है, बट कुछ इवेंट्स रहते हैं जो बहुत चैलेंजिंग रहते हैं, वो ज्यादा मेमोरेबल मीन्स वो ज्यादा हमारे मेमोरी में बैठे हुए रहते हैं। तो उसमें का एक एग्जांपल रहेगा, हम लोगों ने डेला में इवेंट किया है पुणे में, जो एक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट वेन्यू है वेडिंग के लिए। वो एक वेन्यू रहेगा जो हमारे वो एक वेडिंग रहेगा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मेमोरेबल है, बिकॉज नागपुर में आज तक के हम लोग हर एक वेन्यू पे काम कर चुके हैं, तो वहां के चैलेंजेस हम लोग को पता है। बट वहां पे डेला में जाना, वो भी नागपुर की टीम लेके जाना, ये मीन्स पूरा एक नया चैलेंज था।
वहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ का मैनेजमेंट वेन्यूज का वो बहुत अलग है। तो उन लोगों के साथ डील करना, उन लोगों के साथ कोप अप करके जो डिलीवरेबल्स हम लोगों ने क्लाइंट को बोले कि कमिट किए हैं, वो सब चीजें एग्जीक्यूट करना, वो एक चैलेंजिंग पार्ट था। तो एक डेला का इवेंट हो गया। उसके बाद फिर नागपुर में अगर आप पकड़े तो नागपुर में जितने भी है सब मेमोरेबल ही है, बट चैलेंजिंग अगर हम बोले तो एक नागपुर में वेन्यू है ईडन ग्रीन्स करके, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग वेन्यू है। तो वहां पे थोड़ा सा काम करने के लिए हमको चैलेंज होता है, बट एट द सेम टाइम हम लोग को मजा भी आती है। तो वहां पे जितने भी इवेंट्स होते हैं वो हमारे लिए मेमोरेबल ही होता है। तो फिर जैसे कंपटीशन क्या है ये बिजनेस में? कंपटीशन बहुत है। अभी तक के हमको पता नहीं था कि कंपटीशन कितना। अभी तक के हमको लगता था कि लाइक हमारे कॉम्पिटिटर लाइक 4-5 लोग ही है जो हमारे सराउंडिंग में हमारे पहचान थे। बट अपने नागपुर में इवेंट मैनेजर्स फॉर्म है एक, जहाँ पे सब इवेंट मैनेजर्स मिलके एक 30th मई को इवेंट मैनेजर्स डे रहता है। तो वो टाइम पे हम लोग सब मिलते हैं। तो इस बार चोकरधानी में था वो। तो चोकरधानी में जब हम लोग गए थे बीइंग एन इनवाइटी, वहां पे हम लोगों ने देखा कि नागपुर में 120 इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज है। वो देख के अभी आप समझ लो कि कितना ज्यादा कंपटीशन है और कितना ज्यादा वास्ट फील्ड हो गया है नागपुर में। तो उतना कंपटीशन हमको अभी मिल रहा है, बट वही है कि हमारा यूएसपी है क्लाइंट सर्विसिंग। हम लोग 100% हमारा बस क्लाइंट सर्विसिंग में ही डालते हैं। तो और प्लस हम लोगों को जितने भी ऑर्डर्स मिले आज तक के 6 सालों में 95% में बोल पाऊंगा कि रेफरेंस थ्रू ही मिला है। कुछ 5% है जो हमको इंस्टाग्राम के थ्रू आता है या फिर डायरेक्टली आता है, बट 95% सर आपने जैसे अपने बिजनेस का आइडिया आपने सोचा आपके फ्रेंड के साथ, तो आपने यही एक सेक्टर में क्यों सोचा इवेंट मैनेजमेंट के? और भी सेक्टर्स थे आप, तो यही एक आइडिया क्यों आया? यही आइडिया, इसके 2 फैक्टर्स है। एक तो सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट ये फील्ड में। इंटरेस्ट पहले से कभी नहीं था, कभी ऐसे बचपन से सोचा नहीं था कि इवेंट मैनेजमेंट ही करना है। ये सब चीज़ें इंटरेस्ट टाइम टू टाइम बिल्ड होते गया। जैसे हम लोग कॉलेज में, मैंने बताया इसके पहले भी, कॉलेज में हम लोग बहुत ज़्यादा इंटू इवेंट्स थे। हम लोग ही पूरा देखते थे। हम लोग कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव्स थे कॉलेज के जो हम लोग पूरे इवेंट्स करवाते थे, ये सब चीज़ें। तो एक वहाँ से एक इंटरेस्ट आया। दूसरा एक मेन जो मेन नहीं बोल सकता, बट एक ये भी फैक्टर था कि ये एक जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस था, कि जिसको हम लोग आज भी विदाउट इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बिकॉज लुकिंग टू द फैमिली बैकग्राउंड, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर आवर फैमिलीज टू इन्वेस्ट समथिंग इनटू आवर कंपनी। और हम लोगों को भी घर से पैसे मांगने वाला सीन कभी था ही नहीं। तो इसलिए वो जीरो इन्वेस्टमेंट वाला था। वो भी एक फैक्टर हमारे मन में बहुत था कि लाइक ये एक चीज़ है जो हम लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। लाइक अगर हम लोग अगर कुछ इन्वेस्ट करके ट्राई कर रहे हैं तो हम लोग उसमें फंस जाते हैं, बट जब जीरो इन्वेस्टमेंट से हम लोग कुछ ट्राई कर रहे हैं तो इट इज लाइक एन ऑप्शन फॉर अस। तो हम लोगों ने वैसे ही शुरू किया। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ते गया और प्लस धीरे धीरे हम लोग को उसका मिलते गया आउटकम। तो फिर तब से हमने पूरा वो हमारा ब्रेड एंड बटर वाला ही जॉब कर लिया इसको। और सर जैसे कि आपने बोले पहले आपको इस साल फर्स्ट ईयर में आपको इवेंट मिला, उस बीच में आपको छोटे मोटे इवेंट मिल रही थी। उस टाइम आपके माइंड में कुछ आया होगा कि इवेंट मतलब जो बिजनेस है वो आगे कैसे बढ़ रहा है? बहुत सी चीजें जैसे माइंड में आती है उस टाइम में कि इतना टाइम हुआ कुछ हो नहीं रहा है आगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना एज सच बहुत आया नहीं था। वी वर लिटरली एंजॉयिंग ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वी वर डूइंग। तो बेसिकली हम लोग जब बलून के इवेंट के लिए भी जाते थे ना, तो हमारा जो कॉलेज में ही हमारी एक टीम बन गई थी इवेंट मैनेजमेंट की, कि हम लोग ये लोगों को ही लेके हम लोग हमारा बिजनेस स्टार्ट करेंगे करके। तो हम लोग सब वो बलून का इवेंट करने के लिए साथ में जाते थे। तो एज इन आप पकड़ लीजिए कि छोटा इवेंट है, हम लोग वहाँ पे 7 से 8 जन वहाँ पे जाके हम लोग हमारा काम करते थे। तो वो एक एंजॉयमेंट पार्टी था हमारे लिए। बट फिर आगे बढ़ते गए सबका प्लान तो ये था ही नहीं, बस मेरा और प्रांजी का ही प्लान था। धीरे धीरे सब लोग सेग्रीगेट होते गए, सब अपने अपने जॉब्स पे लगते गए, ये सब चीजें करते गए। वो टाइम पे हम लोगों ने वही सोचा कि इसको अभी कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। वो एक पहले थॉट आया हमारे इसमें, बट हमारा आंसर क्लियर था माइंड में कि अगर करना है तो यही करना है। टीम हम लोग बिल्ड कर लेंगे। बट अभी भी ऐसा नहीं है, जो हमारे कॉलेज के बंदे तब थे वो आज भी जब उनको छुट्टी रहती है, जैसे अगर हम लोग हमारा वीकेंड पे इवेंट होता है तो वो हमको अभी भी कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं विदाउट एनी, आप बोल सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस है, विदाउट एनी है, एक फ्रेंडली बिहेवियर में एक फैमिली समान हेल्प करने अभी भी आ जाते हैं वो। तो वो चीज देख के, टीम बिल्डिंग देख के हम लोग बहुत प्रीटी श्योर हो गए थे कि अभी आगे जाके हमको यही करना है करके। अभी यहाँ से देयर इज नेवर टर्निंग बैक। और सर जो आपका बिजनेस है, आप फ्यूचर्स में उसके एक्सपैंड करने के बारे में क्या सोचते हो?
क्या प्लानिंग है आपकी उसकी? फ्यूचर एक्सपैंड इज लाइक कि हम लोगों को सबसे पहले तो टीम बढ़ाना इज द मेन मोटो, क्योंकि जितनी बड़ी टीम रहेंगे उतना हम लोग ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। प्लस एक्सपांड अगर आप देखे जाए तो हम लोग एक्सपांड के लिए एक चीज ये सोच रहे हैं कि हम लोग नागपुर में तो बिल्डअप हो गए हैं, नॉट प्रॉपरली, नॉट पूरा, बट होने गए, बट जितना हो गया उतना। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो बाकी के जो सेक्टर्स है, बाकी के सेक्टर्स है, बाकी की जो सिटीज है उनको हम लोग ग्रैब करना शुरू करें धीरे धीरे वहां पे हमारा प्रेस्टीजा का एक्सपांड करें। और फिलहाल तो ये एक्सपेंडेशन प्लान है, उसके आगे वाला हम लोगों ने बहुत ज्यादा सोचा नहीं है, और धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो आएगा ही। जैसे शादी की इवेंट लेते हैं तो आगे कोई प्लानिंग है और दूसरे भी इवेंट लेने की? यस, हम लोग अभी भी दूसरे इवेंट लेते हैं। मेजर हमारा शादी का ये, बट कॉर्पोरेट इवेंट्स भी हम लोग करते हैं। हम फुल्ली कॉर्पोरेट इवेंट्स में उतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाया है, बट हम लोग के पास कॉर्पोरेट इवेंट्स आते हैं, उनका हमारे पास कॉन्टैक्ट्स भी है, और हम लोग वो भी करते हैं। तो मेजरली नागपुर में 2 इवेंट चलते हैं। कॉर्पोरेट चलता है जिसमें आप पकड़ लीजिए कि ऑफिसेस का, कॉर्पोरेट ऑफिसेस के फंक्शंस रहेंगे, ये सब चीज़ों को मैनेज करना। और दूसरे रहते हैं शादियाँ वाला तो एक वो मेजर फैक्टर हो गया, उसमें बर्थडेज भी आते हैं, एनिवर्सरीज भी आती है, उसके बाद 60th बर्थडे, रिटायरमेंट पार्टी, ये जो भी अपने इनफॉर्मल इवेंट्स है वो सब बीच में आ गए। जैसे आपने बताया कि रेफरेंसेस ज्यादा मिलते हैं, तो आप कैसे अप्रोच करते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स को? पोटेंशियल कस्टमर्स का हम लोगों के पास बेसिकली इंस्टाग्राम है, जिससे हम लोग रीच करते हैं। इंस्टाग्राम पे फिर एड रन करना, उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करके उसको स्पॉन्सर्ड करना, ये एक हमारा फैक्टर रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हमारे रेफरेंसेस के जो भी हमको लीड्स मिलते हैं, वो लीड्स ऑलमोस्ट लाइक 100% कन्वर्ट हो जाने चाहिए, हमारा सबसे पहला मोटो रहता है। अगर 7 लीड्स मिले तो 7 की 7 कन्वर्ट हो जाने चाहिए, ये हमारा, तो 7 में से 5 भी हुए तो भी इट इज वेल एंड गुड। तो अप्रोच एज इन हम लोग मेनली इंस्टाग्राम से करते हैं। हाँ, अभी हम लोग मेन जो यहाँ का फैक्टर है, मीन्स अभी का जो मेन फैक्टर है अपना अप्रोच करने का, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है। तो प्रांजय जो है मेरा पार्टनर, वो बहुत ज्यादा इस चीजों में एक्सपीरियंस है, तो वो कुछ ना कुछ करते करते हमारा सोशल मीडिया एक्सपांड कर ही रहा है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमको रेफरेंस तो मिल ही रहा है, बट हम लोगों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी और मिले इवेंट्स। जैसे इवेंट होने तक ठीक है, पर इवेंट होने के बाद आप कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं कस्टमर से? रिलेशनशिप मेंटेन इज लाइक कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। आज अगर आप देखिए तो अभी प्रांजय की वेडिंग है जनवरी में, तो हम लोग लिस्ट बना रहे थे कि कौन से गेस्ट को ऑर्डर बुलाना है उसके रिसेप्शन में। तो आप अगर देखोगे वो लिस्ट, तो उसमें कम से कम 75 to 80 हमारे क्लाइंट्स ही आ रहे हैं। तो वो एक फैक्टर हो गया। अभी रिलेशन कैसे मेंटेन करते हैं मैं ये बताऊंगा। रिलेशन मेंटेन करने में हम लोग क्या करते हैं, हर दिवाली उनके घर जाते हैं, खुद पर्सनली हम दोनों। नहीं भी जाते तो हम लोगों के पास उनके बर्थडेट्स रहते हैं, उनको विश करना, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस सेंड करना, उनको टच में रहना उनके साथ। प्लस जब भी उनकी तरफ से कुछ लीड मिलती है, तो लीड के साथ हम लोगों ने क्या किया, उनके साथ मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद उनका फॉलोअप आया कि नहीं, उसके बाद वो डन हुआ कि नहीं, ये सब चीजों का उनको डेटा देते रहना, ये सब चीजें। और प्लस जब मौका मिले तब जाके उनसे मिलना, तब जाके उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये हमारा मेन मोटिव रहता है, जो रिलेशन हमारा बिल्ड करना है उसके लिए। सर जैसे कि आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, वो इवेंट के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती है, कुछ गलत हो ही जाते हैं मिस्टेकली, तो जैसे कि उसके ऊपर जो फीडबैक मिलता है आपको, वो फीडबैक आप कैसे सॉल्व करते हो, या क्या थिंकिंग है उस फीडबैक के बारे में आपकी? फीडबैक जो भी मिलता है वो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि इसने डांट के वो फीडबैक हमको दिया हुआ हो कि तुम्हारी ये गलती हो गई और हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, वैसे टाइप का कभी सीन नहीं रहा है आज तक के 6 साल में। एंड आगे भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि लोगों को मीन्स लाइक जो क्लाइंट्स है उनको दिख जाता है, जो हम लोग वहाँ पे मेहनत करते हैं वो एक चीज़ दिख जाती है। एंड जो आपका क्वेश्चन था कि वो लोग फीडबैक कैसे देते हैं और उसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो जब भी कोई फीडबैक देता है वो एकदम, जब हम लोग पोस्ट बिलिंग के लिए फैमिली के घर पे जाते हैं, तब वो एक बार बता देते हैं कि लाइक हम लोगों ने आपसे ये एक्सपेक्ट किया था बट हमको ये नहीं मिल पाया पूरे तरीके से, तो आप बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं उनको भी हमारी सर्विसेज पसंद आई रहती है, बट एक कुछ फैक्टर रहता है जो वो हमको ऑनेस्टली शेयर करना चाहते हैं। अब जब वो फैक्टर हमारे पास आता है, तब जब हम लोग बाहर निकलते हैं, हम लोग ये पॉइंट्स लिख के रखते हैं हमारे पास कि लाइक ये चीज़ हमारे साथ हुई है करके, ये आगे जाके हमारे साथ नहीं होनी चाहिए।
तो इट वाज लाइक कि हम लोग को पहले 2-3 साल में इतने नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव ऐसे अच्छे वे में ही हमको बताया गया कि लाइक आप लोग ये चीज अच्छा कर सकते हो, आप लोग वो चीज अच्छा कर सकते हो, आप लोग इस चीज में इन्वेस्ट करके ये चीज को और अच्छा कर सकते हो। ये सब चीजें करते 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 ही हम लोग आज ऑलमोस्ट ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड टच वुड आगे वैसा ही रहे। और मैं ये चाहूंगा कि लोगों ने फीडबैक देती रहने को ना, क्योंकि वो फीडबैक आने के बाद ही हम लोग उसमें इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी अपना काम अच्छा ही लगता है। कोई भी ऐसा सोचता नहीं है कि लाइक मैंने कुछ गलत किया है, ये सब चीजें किया है, हर एक के पास अपने एक्सक्यूजेस होते ही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि और हम लोग कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्लाइंट को खुद से, फैमिली को खुद से पूछते हैं कि तुम्हारा कहीं वाटता था क्या, लाइक आपको कुछ लग रहा है क्या कि हम लोग ने कहाँ इंप्रूव करना चाहिए करके। तो उस चीज में भी हम लोग ये सब चीजों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। सर जैसे कि आपने बोला कि कोई भी शादी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो और बीच इवेंट में जैसे कि हो रहता है, इंडियन में क्या रहते हैं, ये फूफा जी हो गए, मामा जी हो गए, सबकी अलग अलग थिंकिंग्स रहती है। और उस टाइम में जब सबकी अलग थिंकिंग रहती है और आपकी अलग थिंकिंग रहती है जो मैच नहीं हो पाती है, तो वो आप कैसे टैकल करते हो? बेसिकली देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये हर एक इवेंट में हमारे साथ होता है। वो द रीजन बीइंग इज कि हम लोग जब पहले के 2-3 महीनों से मीटिंग्स कर रहे हैं, वो बस कंसर्न 4-5 लोगों से करते हैं एंड एट द टाइम ऑफ वेडिंग एक 5वां इंसान खुद से ऑल ऑफ अ सडन आ जाता है। उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, वो हमको बोलते हैं, बट बीइंग इन एन सर्विस इंडस्ट्री आवर मेन एम इज कि हमारे चेहरे पे हर बार स्माइल रहती है। हम लोग कभी भी वो आगे वाले इंसान से वो टोन में या फिर वो उससे बात नहीं करते हैं, भले ही हम लोग उससे अपोज करते रहे उसके व्यूज से, बट या फिर हम लोग अग्री नहीं कर रहे वो व्यू से, बट हमारा मेन ये वही रहता है कि हम लोग उनको समझाए कि सर ये चीज थी, इसलिए हम लोग आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सब चीजें नहीं कर पाए, और वो भी एकदम फॉर्मल वे में बहुत प्रॉपरली हंसते हुए। और ये सब यही चीज हम लोग हमारे कलीग को भी बताते हैं, अगर कोई भी चिल्लाते हुए आ रहा है तो तू जितना कूल रह सकता है उतना तुमको कूल रहना है और वो चीज को ये करना है। क्योंकि आप देखोगे अगर आप कोई चिल्लाते हुए आ रहा है, अगर आप भी कुछ चिल्लाओगे तो वहाँ का डेकोरम खराब हो जाएगा, जिसके घर का इवेंट है वो खुद पूरा उसका मूड खराब हो जाएगा, एंड प्लस हमारा वो मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। और बीइंग इन एन सर्विस इंडस्ट्री वापस मैं बोलूंगा कि थैंक यू सॉरी ये तो अपने जबान पे रहना ही चाहिए ये इंडस्ट्री में वो तो, एंड प्लस स्माइल अपने चेहरे पे रहनी चाहिए। तो ये सब चीजें आगे वालों को नहीं दिखाना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन आता है, बट ऑब्वियसली आता है, हर बार आएगा, 100% आता है, बट वो वही है कि हम लोग कितने इजीली और कितने इजी वे में आगे वाले को बता दे कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, वो हमारा एक मेन एम होना चाहिए। और किसी को भी अगर हम लोगों ने अगर प्रॉपर आंसर दिया ना, कोई भी इंसान रहे हो दुनिया में, किसी को भी अगर उसके क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर मिला तो वो आपसे कभी उल्टे वे में बात नहीं करेगा, ये हम लोगों ने समझ लिया है। सर जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है अभी 6 ईयर का, उसमें सर जैसे कि अगर कोई बिजनेसमैन एक बिजनेस ओपन कर रहा है तो उसको सक्सेसफुल करने के लिए क्या प्लानिंग रहना चाहिए उसकी? सक्सेसफुल के लिए अभी तो हम लोग पूरे फुल्ली सक्सेसफुल नहीं है, बट जितने भी हम लोग हुए हैं, मेन मेरा यही है कि कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हो ना तो ग्राउंड जीरो से आपको उसका नॉलेज लेने को ना, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड जीरो से जब आप शुरू करते हो आपको पूरी रियलिटी पता चल जाती है, जब आप टॉप पे बैठे रहते हो तब आपको ईच एंड एवरीथिंग पता है कि आपने कहाँ से शुरू किया, प्लस एक चीज जो अपने को बिजनेस में चाहिए वो कितने रुपए की कहाँ मिलती है, ये अगर चीज किसी को पता चल गई ना तो वो उसके लिए इजी हो जाता है। प्लस दूसरी बात मैं बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क। अगर आप खुद के बिजनेस को अगर टाइम नहीं दोगे तो वो नहीं आगे बढ़ पाएगा, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो वापस नहीं आगे बढ़ पाएगा। जितना आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो उतना आप टाइम इन्वेस्ट करो इस चीज में, और बस एक मोटो लेके चलिए कि एक ये वाली फॉर्म को हम लोग को आगे लेके जाना है। अगर आपके मन में 4-5 और बहुत सारी चीजें रहेगी और तो फिर ये चीज ना आपकी बैकलॉग होती जाएगी। तो मैं जो भी बिजनेस शुरू करेगा मैं एक चाहूंगा कि जब तक आपका एक बिजनेस सेटल ना हो तब तक दूसरे के पास थोड़ा कम भागिए, क्योंकि इसका एक चीज हम लोग भुगत चुके हैं। और दूसरी बात मैं बोलूंगा कि जितना आप हार्डवर्क करोगे, जितना टाइम वो बिजनेस को दोगे उतना वो बिजनेस ग्रो होगा। जितना टाइम आप बाकी की चीजों में डालोगे उतना ही वो बिजनेस पीछे रहेगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस पकड़ लीजिए, इंडिया में बोलिए या फिर वर्ल्ड में बोलिए, हर एक चीज का कंपटीशन बहुत ज्यादा फियर्स है। यहाँ पे ऐसी कोई भी बिजनेस नहीं है जहाँ पे आपको लाइक कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आपने नए कंसेप्ट लाया, ऐसी बहुत कम चीज है। तो अगर आप कुछ भी शुरू कर रहे हो, जितना आप टाइम दोगे, जितना हार्डवर्क इसमें इन्वेस्ट करोगे, उतना ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। ये मैंने सीखा है और ये मेरे को लगता है कि आगे जाके भी मैं ऐसे ही रहूंगा।
सर जैसे अभी आप मैरिज शादी के इवेंट भी लेते हैं और कॉर्पोरेट भी लेते हैं, Right. तो दोनों में से प्रॉफिटेबल मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन सा है? प्रॉफिटेबल से ये प्रॉफिटेबल तो देखो हर एक इवेंट का एक स्केल रहता है, वो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कौन कितना इन्वेस्ट करना चाहता है। सेम अप्लाइज टू द कंपनीज, कौन सी कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है हम लोगों में, वो उसके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो प्रॉफिट इज एज इन कि मैं ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा कि कौन से आपको वेडिंग में प्रॉफिट ज्यादा होता है, कॉर्पोरेट में प्रॉफिट ज्यादा होता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मजा जिस चीज में आता है वो इवेंट मैनेजमेंट में आता है। तो चाहे वो कॉर्पोरेट फील्ड भी हो या फिर ये फील्ड भी हो, हम लोग को मजा दोनों भी वेडिंग संभालने में भी आता है, कॉर्पोरेट संभालने में भी आता है। तो प्रॉफिट अगर देखा जाए तो प्रॉफिट हमारा एक सेटिस्फेक्शन ही है कि हम लोग ये कर रहे हैं, जो हमको अच्छा लग रहा है हम लोग ये कर रहे हैं, वही हम लोग उसको प्रॉफिट समझते हैं। बाकी प्रॉफिट वो फिर ऊपर नीचे होते रहता है। सर जैसे कि कोई भी इवेंट का एक बजट रहता है, कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है, तो आजकल मार्केट में आपने जैसे बताया कि 121 आपके कंपटीशन में है, राइट। तो सर बहुत से कस्टमर एक या दो से पहले मिलके आपसे आके फिर मिलते हैं, right. तो वो जो बजट इशू आता है वो कैसा रहता है सर, कैसे सॉल्व करते हो? देखिए बजट इशू बट ऑब्वियसली आता है। देयर आर सर्टेन वेंडर्स इन नागपुर या फिर कोई भी सिटी में एक सर्टेन वेंडर्स रहते हैं जो कम बजट में काम करते हैं, दूसरे कोई वेंडर्स रहते हैं जो हाई बजट में काम करते हैं। बट आप एक चीज उसमें देखोगे, जो कम बजट वाले हैं उनकी क्वालिटी प्लस हाई बजट वालों की क्वालिटी। देखो जब भी कोई फैमिली हमारे ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रही है, शादी और घर ये दो चीज है जिसमें एक फैमिली अपने पूरे जिंदगी की कमाई डालती है। तो जब शादी की कमाई हम लोगों के ऊपर डाल रहे हैं तो इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू गिव देम द क्वालिटी प्रोडक्ट। तो हम लोग हमारा थोड़ा सा हायर एंड पे हम लोग प्रीफर करते हैं, बजट अगर रहे तो हायर एंड पे हम लोग, क्योंकि वो जो वेंडर है हमारा वो एकदम प्रॉपर वो प्रोडक्ट लाता है। जैसे अगर आप एग्जांपल पकड़ोगे, कोल्ड पैरोस जो आपने देखा होगा, अनार रहते हैं जो शादी में एंट्रीज वगैरह के वक्त यूज होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं, वो 500 रुपए का भी मिलता है और वो 1000 रुपए का भी मिलता है पर पैर के हिसाब से। 500 रुपए का अगर आप लगाओगे 5 पैर तो पूरे हॉल में धुआं धुआं कर देगा। 1000 रुपए का लगाओगे ना धुआं रहेगा, ना उससे किसी की साड़ी जलेगी, ना किसी का कुर्ता जलेगा, ना कुछ जलेगा। तो आप कुछ सोचिए, अगर आप बजट फ्रेंडली इसमें गए, ये 500 रुपए सप्लाई करने वाले भी बहुत है। और अगर ब्राइड और ग्रूम एंट्री कर रहे हैं, दोनों का अगर साड़ी या फिर कुछ जल गई प्लस आजू बाजू के लोगों को धुएं की वजह से प्रॉब्लम होगा, क्या वो आपको चाहिए रहेगा? उससे अच्छा हम लोग क्लाइंट को ये समझाते हैं कि आप 1000 रुपीज 500 रुपए थोड़ा सा ज्यादा दो, बट आपको क्वालिटी माल मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये चीज है जो बजटिंग में काम में आती है। हाँ कुछ रहता है, जैसे बैंड्स पकड़ लो, जो बैंड्स रहते हैं अपने बारात के लिए बैंड्स, वो कम बजट वाले भी अच्छे, हायर बजट वाले भी अच्छे। हायर बजट वाले एक ब्रांड बन चुका है, इसलिए जो हायर इन्वेस्ट करना चाहता है वो ब्रांड वैल्यू के पीछे जाता है। जो एक फैमिली रहती है जिनका हमको पता है कि बजट ज्यादा नहीं है, हम उनको कभी हायर वैल्यू वाला ब्रांड वाला वो सजेस्ट ही नहीं करते। हम लोग उनको डायरेक्टली बोलते हैं कि ये कम रेट में भी ये वाला बहुत अच्छा है। ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे भी कुछ वेंडर्स है जो कम रेट में भी अच्छा काम करते हैं, बट उसमें क्वालिटी का डिफरेंस नहीं होता है। तो वो चीज देख के, फैमिली देख के हम लोग वैसे उनको बताते हैं। और सबसे पहले हम लोग उनसे बजटिंग लेते हैं कि आप कितना बजट इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितना एक आपका कैप है कि आप ये इतना पोर्शन आप हमको इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस हिसाब से फिर हम लोग उनको पूरा बना के देते हैं। तो आपके वेंडर्स वगैरह जो अभी अलग अलग रहते हैं, तो आपके डिसाइड रहते हैं इवेंट के लिए, हर इवेंट्स के लिए वेंडर्स कुछ? हाँ, वेंडर्स डिसाइडेड रहते हैं। वेंडर्स लाइक हर एक चीज के हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस रहते हैं। जैसे मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला कि छोटा मींस लाइक कम बजट वाला वेंडर से तो हायर बजट वाले वेंडर पे, वो हम लोग फैमिली देख के, वेन्यू देख के, इन्वेस्टमेंट देख के हम लोग सोचते हैं कि कौन सा फैमिली को कौन सा वेंडर हम लोग पिच कर सकते हैं, ताकि मेन मोटो इसका है फैमिली के बजट में हम लोग को बिठाना है ये सब चीजें, और प्लस उनको वही सब चीजें देनी है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोगों से। सर जैसे कि अभी रिसेंटली मतलब करंट टाइम में सर मोस्टली लोग प्लेसमेंट के पीछे चाहिए, उनको जॉब चाहिए, जो एमबीए स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो वो जॉब करना चाहते हैं। बिजनेस ओपन करने का आइडिया सबके पास है पर वो करना नहीं चाहते, उनको डर है। तो आप कैसे उनको मोटिवेट करोगे कि बिजनेस भी गुड ऑप्शन है? एडवाइस देना चाहोगे सर आप कुछ? एडवाइस तो मेरी लाइक एक ही रहेगी कि बिजनेस में सबसे ज्यादा ऐसा रहता है कि जॉब एक सेटल्ड एंटिटी हो गया। किसी को अगर बहुत जल्दी सेटलमेंट चाहिए है प्लस लीजर कम चाहिए है तो वो जॉब के पीछे जा सकता है, क्योंकि आप देखोगे आपका एक 9 to 5 जॉब रहता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, आप उसमें लाइक उतना दिन काम करना है, उतने 2 दिन छुट्टी है।
हमारे, और अगर दूसरा एक फैक्टर अगर देखा जाए बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए मैं बोलूँगा कि अगर कोई है जिसको लीजर ज़्यादा चाहिए, लीजर एज इन कंफर्ट बट एक हार्डवर्क पे ऑफ करने के बाद, अगर वो एक चाहिए तो आप बिजनेस में जाओ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा रहता है कि 4 दिन आपको पूरा काम करना पड़ेगा, 3 दिन आपको कुछ भी काम नहीं रहेगा। हो सकता है 3 दिन ही काम रहे, 4 दिन कुछ भी काम नहीं रहे। तो ये हर एक का एक मेंटल एक थॉट है कि वो क्या सोच के, देखो बचपन से कोई सोचता नहीं कि बिजनेस करना है करके, जिसके घर पे बिजनेस है वही लोग सोचते हैं जिनको क्यों आगे बिजनेस करना है करके। तो ये मेजर है, ऐसा नहीं कि हर एक जन सोचता है। बट मैं ये बोलूंगा कि अगर की जॉब से ज़्यादा अगर किसी को मोटिव करना है तो मैं 100% चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो बिजनेस के पीछे जाए, क्योंकि बिजनेस की कमी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हम लोग अपना बिजनेस खोल सकते हैं। हाँ, बस वही है कि अगर हार्ड वर्क करने की अगर इच्छा है तो ही बिजनेस में जाओ, अगर नहीं है तो फिर जॉब इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज वो उतना टाइम, उतना ये सब चीज़ें देना पड़ता है। थैंक यू सर, आपने आपका टाइम दिया आपके बिजी शेड्यूल से, और आई होप कि आपका जो बिजनेस है वो और अभी अच्छे से एक्सपांड हो। यस, थैंक यू वेरी मच, Thank you, sir. थैंक यू।